घुटनों की जो दर्द की समस्या है वो उम्र के साथ होने वाली बाकी समस्याओं की तरह है। नी ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ों को लेकर डरे रहते हैं। जब आपके घुटने खराब होते हैं तो आपके घुटने, आपने देखा होगा, मुड़ने लगते हैं। कई लोगों के घुटने बाहर की तरफ जाने लगते हैं। नी रिप्लेसमेंट के लिए ना कोई यंग एज है ना कोई ओल्ड एज है। अगर आपके घुटनों में दिक्कत है और आपकी बॉडी फिट है तो आप सर्जरी करा सकते हैं। जो 60 और 65 या 70 के आसपास अपनी सर्जरी करा रहे हैं उनके लिए ये लाइफ टाइम है। वेलकम टू सी न्यूज़ भारत पॉडकास्ट। मैं ऋचा सिंह और आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण विषय है। आज के समय में देश की बड़ी आबादी इस समस्या से पीड़ित है। यानी जैसे ही आप 50 साल की आयु को पार करते हैं आपको आती है एक बड़ी समस्या और वो है घुटनों की समस्या। जी हाँ, बेइंतहा दर्द और चलने फिरने में असमर्थता जो आपकी जिंदगी को बना देती है तकलीफ दे। पर विज्ञान के इस युग में हर समस्या का समाधान है और इस गंभीर समस्या का समाधान भी है। पर आज भी लोग सही जानकारी के अभाव और भ्रांतियों में फंसकर घुटनों के दर्द के समाधान तक नहीं जा पाते। अब आपकी इस दर्द भरी समस्या का समाधान हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा आज के जरूरी पॉडकास्ट में। देश के मशहूर सीनियर ज्वाइंट रिप्लेसमेंट ऑर्थोस्कोपी सर्जन डॉक्टर विपुल गुप्ता, जो कि शाल्बी हॉस्पिटल, देश के प्रतिष्ठित ऑर्थो एंड ज्वाइंट रिप्लेसमेंट हॉस्पिटल के सीनियर ज्वाइंट रिप्लेसमेंट ऑर्थोस्कोपी सर्जन है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, जैसे ही हम 50 साल की आयु को पार करते हैं हमें घुटनों के दर्द की समस्या से जूझना पड़ता है, तो क्या इसके लिए हम क्या बचाव कर सकते हैं? पहले से कुछ ऐसे कॉशन ले सकते हैं या क्या करना चाहिए हमें? देखिए, घुटनों की जो दर्द की समस्या है वो उम्र के साथ होने वाली बाकी समस्याओं की तरह है। जैसे बढ़ती उम्र के साथ बालों का सफ़ेद होना, चेहरे पे झुर्रियाँ आना और कैटरेक्ट होता है, वैसे ही उम्र के साथ हमारे जोड़, जो हमारे शरीर का वज़न इतने सालों से ले रहे हैं, उनमें वियर एंड टियर शुरू हो जाता है। अगर आपको इससे बचना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अपना वज़न कम रखें। दूसरा, नियमित व्यायाम करें, और ऐसा कोई बहुत फैंसी व्यायाम करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम हफ्ते में 5 दिन 30 से 40 मिनट ब्रिस्क वॉक करते हैं तो वो काफ़ी है। एक और चीज़ जो हम घुटनों के दर्द से बचने के लिए कर सकते हैं वो है हम ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें हमें नीचे बैठ के उठना पड़ता है, जैसे ज़मीन पर नीचे बैठना, इंडियन टॉयलेट में जाना, उकड़ू बैठना या बहुत ज़्यादा ऊंची स्टेयर्स का इस्तेमाल करना, ये हमें अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर साहब, कभी कभी लोग ट्रीटमेंट करा भी लेते हैं और जितने बचाव हो सकते हैं वो कर भी रहे हैं, कॉशन ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको पेन हो रहा है। अगर आपको घुटनों का दर्द शुरू हो गया है तो एक बार ज़रूर आपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं। और उसके साथ एक बार अगर दर्द शुरू हो गया है तो हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पर हाँ, दर्द शुरुआत में लगातार नहीं होता है, दर्द होता है फिर ठीक हो जाता है। ऐसे में अब आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि अब ये दर्द ज़्यादा आगे ना बढ़े और भविष्य में आपको किसी भी तरह का ऑपरेशन या सर्जरी ना कराना पड़े। इसके लिए अगेन वही कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हैं। पहला, आप वज़न कम रखें, नियमित व्यायाम करें, ज़मीन पे नीचे ना बैठें, इंडियन टॉयलेट में ना जाएं, और अगर आपको घुटनों में दर्द शुरू हो गया है तो सीढ़ियों का भी जितना हो सके इस्तेमाल कम करें। डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे वज़न जिनका बढ़ा होता है उनको अमूमन ये समस्या का जूझते ही हैं वो, क्योंकि उनका वज़न बढ़ा होता है और वो सारा पैर पे आता है, तो वो ज़्यादातर उनके घुटनों में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो उनको अपना वज़न कम करने की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि हम नी ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ों को लेकर डरे रहते हैं कि कराने के बाद भी हो सकता है कि हमारी कंडीशन और बुरी हो जाए या फिर हम बिल्कुल ना चल फिर पाएँ। तो ये एक जो भ्रांति है, तो ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक इसके लिए? नी रिप्लेसमेंट को लेके जितनी भ्रांतियाँ इस देश में हैं, मुझे लगता है किसी और सर्जरी को लेके नहीं है। जबकि आज के समय में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के साथ 100 में से 98 पेशेंट सर्जरी के बाद बिना किसी परेशानी, बिना किसी दर्द के आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। शैल्बी में हम जीरो टेक्निक से जो सर्जरी करते हैं, उसके बाद सर्जरी के सिर्फ 4 घंटे बाद ही हम मरीज़ को उसके पैर पे पूरा वज़न रख के चला देते हैं। सर्जरी के 48 घंटे बाद मरीज़ की छुट्टी हो जाती है और सर्जरी के अगले दिन से ही मरीज़ अपने डे टू डे के लगभग सारे काम कर सकता है। जैसे पहले ही दिन से मरीज़ वॉशरूम जाने के लिए इंडिपेंडेंट हो जाता है। लगभग हफ्ते 2 हफ्ते में उनका वॉकर या सब कुछ छूट जाता है। 2 हफ्ते बाद वो घर से बाहर घूमने लायक हो जाते हैं। 4 से 6 हफ्ते में वो गाड़ी चलाने लायक हो जाते हैं। तो जितनी भी ये भ्रांतियाँ हैं नी रिप्लेसमेंट के बारे में, वो ज़्यादातर कही सुनी चीज़ें हैं। उन पे ध्यान ना दें और जो एक्सपर्ट है उनकी बात सुनें।
डॉक्टर साहब जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको जैसे प्रॉब्लम हुई तो चूँकि वो डरे होते हैं कि अगर हमने सर्जरी करा ली तो ऐसा ना हो कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो वो फिजियोथेरेपी का सहारा ले लेते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। तो लेकिन वो एक लंबे समय तक ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट में, लेकिन उसके बावजूद उनको वो उस तरीके का आराम नहीं मिल पाता है, या कुछ लोगों को लगता है नहीं हमें थोड़ा आराम मिल रहा है तो वो उसको टालते रहते हैं। तो क्या कारगर है फिजियोथेरेपी इसमें? फिजियोथेरेपी जब आपको बहुत ज़्यादा दर्द है या आपकी मांसपेशियों का वॉल्यूम बनाए रखने के लिए फिजियोथेरेपी कारगर है, लेकिन हमें ये समझना है कि फिजियोथेरेपी बीमारी पर काम नहीं करती है। आपका जो जोड़ों का डैमेज है अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा हो गया है, जैसे कुछ चीज़ें समझनी है कि अगर आपको महीने में 10 दिन से ज़्यादा दर्द की गोली लेनी पड़ रही है, अगर आपको ऐसा लगता है कि अब आपने दर्द से बचने के लिए चलना बंद कर दिया है, घर से बाहर जाना बंद कर दिया है, या किसी फंक्शन में आप एक ही जगह बैठे रहते हैं, अगर और आपके जो अर्थराइटिस है वो एक्सरे में आपका जॉइंट स्पेस ख़त्म हो गया है, ऐसे में फिजियो या कोई भी तरीका आपको हेल्प नहीं करेगा। ऐसे में आपको जोड़ प्रत्यारोपण या जॉइंट रिप्लेसमेंट ही आपका जीवन आसान बना सकता है। डॉक्टर साहब एक अहम क्वेश्चन और कि जैसे कुछ लोग नी ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, उसके बाद भी उनको बोला जाता है कि 1 मंथ के लिए, चूँकि वो जो आपका नी एडजस्ट नहीं हो पाया है आपके पैर के साथ, तो कुछ डॉक्टर्स मतलब मेरे नॉलेज में है कुछ ऐसे केसेस कि वो उनको बोलते हैं कि आप 1 महीने तक फिजियोथेरेपिस्ट आपका आके वो सेट करेगा। ये कहाँ तक का मतलब क्या है? एक बात समझिए, और बड़ा पेनफुल होता है वो। आई एग्री। सो अगर किसी को भी दर्द है सर्जरी के बाद तो उसके लिए फिजियो या एक्सरसाइज करना पॉसिबल नहीं है। एक बात समझिए, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में, फिर हम ट्यूशन लगाते हैं, तो सिर्फ इसलिए कि अगर स्कूल में वो 85-86 ला रहा है तो ट्यूशन लगा के शायद 100 लाएगा। फिजियोथेरेपी का रोल भी बिल्कुल उसी तरह है। फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक गाइड की तरह है। ज़्यादातर एक्सरसाइज जो हम आपको सर्जरी के बाद सिखाते हैं वो आपको खुद ही करनी होती हैं, दिन में 3 से 4 बार करनी होती हैं। फिजियो का रोल आपको गाइड करना है और समय समय पर आपकी उन एक्सरसाइज को चेंज करना है। डॉक्टर साहब जैसे कि कुछ लोगों ने नी ट्रांसप्लांट कराया, सपोज दैट उनके एक घुटने में पेन है, ठीक है, और जब हमने मतलब टेस्ट कराया, डॉक्टर ने जो टेस्ट लिखे उसमें टेस्ट कराया, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि उनको दूसरे घुटने में भी प्रॉब्लम निकल कर आ जाती है, पर हमें पेन एक ही नी में होता है और दूसरे नी में भी प्रॉब्लम आ रही होती है। तो डॉक्टर कभी कभी ये सजेस्ट कर देते हैं कि आप दोनों नी का करा लीजिए एक साथ। तो वो कहाँ तक कारगर होता है और कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? हाँ, अगेन ये बहुत कॉमन है। क्या है कि ये हमारा दिमाग जो है ना वो हमारी चाल को बहुत अजीब तरीके से टेस्ट करता है। तो कभी कभार क्या होता है कि आपकी दिक्कत दोनों घुटनों में है, लेकिन जब आप चल रहे हैं तो सच में आप वज़न लगभग एक घुटने पे दूसरे घुटने से ज़्यादा डाल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको एहसास हो रहा है कि आपके एक ही घुटने में दर्द है। और यही नहीं, जब आपके घुटने ख़राब होते हैं तो आपके घुटने, आपने देखा होगा, मुड़ने लगते हैं। कई लोगों के घुटने बाहर की तरफ जाने लगते हैं। ऐसे में अगर हम सिर्फ एक ही घुटना ऑपरेट करते हैं तो सारा वज़न उस ऑपरेटेड नी पर ही आता है और उसके बाद उसकी रिकवरी में लंबे समय में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, क्योंकि अब आपका वज़न जो दोनों घुटनों पे आना चाहिए वो एक ही पे आता है। तो ऐसे में कई बार भले ही एक घुटने में दर्द है, लेकिन अगर डिफॉर्मिटी दोनों घुटनों में है तो हम अक्सर एडवाइस करते हैं कि आपको दोनों घुटने करा लेने चाहिए। डॉक्टर साहब जैसे कुछ लोग मतलब एक साथ करा लेते हैं, सपोज दैट करा लिया उन्होंने, तो मरीज को कितनी सहूलियत होती है एक साथ? क्योंकि अब दोनों घुटनों में एक साथ हुआ है, ऑब्वियसली थोड़ा पेन तो रहता ही है, तो वो चलने फिरने में मरीज को कितना मतलब सहूलियत रहेगी? वो एक साथ कैसे मतलब चल पाएगा इस तरीके से? हाँ, ये जिन लोगों के दोनों घुटने हमें करने हैं ना करने हैं, ये सिर्फ 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। एक, क्या दोनों नी में वास्तव में रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। दूसरा, पेशेंट की फिजिकल फिटनेस एनेस्थीसिया के लिए कैसी है। अगर दोनों घुटने ख़राब हैं, दोनों में सर्जरी की ज़रूरत है, और पेशेंट फिजिकली फिट है, अगर मान आप 60 से नीचे हैं, आपको बीपी शुगर नहीं है, तो दोनों घुटने आराम से हो सकते हैं। दूसरा सवाल जो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लोगों को डर लगता है दोनों घुटने बदल जाएंगे तो हम कैसे चलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के समय में एनेस्थीसिया और पेन मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि हम जिन लोगों के दोनों घुटने बदलते हैं उनको भी हम सर्जरी के 4थे या 5वें घंटे में आराम से चला पाते हैं। अगले दिन वो बड़े आराम से वॉकर से चलते हैं। 4थे-5वें दिन वो बड़े आराम से जीना चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, और उनका रिहैबिलिटेशन लगभग जो है वो एक जैसा ही रहता है। ऐसी कोई परेशानी नहीं आती है। ये सिर्फ हमारे मन का डर है। आज के समय में एनेस्थीसिया, पेन मैनेजमेंट बहुत ही एडवांस है, जिसकी वजह से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है।
डॉक्टर साहब ये तो चलिए आपने ठीक कहा, लेकिन इसमें कई बार एज फैक्टर भी होता है। जैसे आपने कहा कि मतलब मान लीजिए उनकी एज 50 से 55 के बीच है या 60 के बीच है। 50 में तो नहीं कोई कराएगा, पहले वो देखेगा, हो सकता है कि कुछ फिजियोथेरेपिस्ट से ही ट्रीटमेंट करा के सही हो जाए, या फिर वो अपना वज़न कम करने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे वो 55-60 में आएगा तो वो एक प्लान माइंड सेट करने लगेगा कि हमें कराना चाहिए। लेकिन कई बार लोगों की 70 से 75 हो जाती है, तो उसमें मतलब क्योंकि बॉडी का स्टामिना कम होता है, तो उसमें अगर वो एक साथ दोनों करा लेंगे तो भी क्या उनको उतनी सहूलियत होगी? ये एक अच्छा सवाल है। अगर आप 70 प्लस हैं या आपको बीपी शुगर दोनों हैं, तो ऐसे में हम नॉर्मली दोनों घुटने एक साथ नहीं करते हैं। अगेन ये डिसीजन हम पेशेंट और एनेस्थेटिक और सर्जन तीनों मिलकर लेते हैं कि क्या मरीज़ को दोनों एक साथ कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए। लेकिन अगर आप फिट हैं और पेशेंट मोटिवेटेड है, यस हम दोनों एक साथ कर सकते हैं। हाँ, अगर आप 70 के ऊपर हैं और या आप 65 प्लस है लेकिन आपको बीपी शुगर या हार्ट या किडनी कोई भी एक समस्या है, तो हम ऐसे में दोनों घुटने एक साथ नहीं करते हैं। एक घुटना करने के बाद दूसरे घुटने में 2 से 6 हफ्ते का गैप रखते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बीपी शुगर की बात की, तो पहले मान लीजिए अगर बहुत जल्दी शुगर या किसी को कैटरैक्ट है या कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स है जो जल्दी कंट्रोल नहीं हो रही है, तो फिर आप पहले उसे कंट्रोल करते होंगे, फिर मतलब ट्रांसप्लांट के लिए? डेफिनेटली नी रिप्लेसमेंट एक इलेक्टिव सर्जरी है जो हम जब तक आपका बीपी शुगर बाकी चीज़ें अगर कंट्रोल नहीं है तो हम सर्जरी के लिए प्रोसीड नहीं करते। आजकल वैसे भी जितने भी शुगर के पेशेंट हैं सब बहुत अवेयर रहते हैं और ज़्यादातर लोग जो हमारे पास आते हैं उनका बीपी शुगर कंट्रोल रहता है, और अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर हम उन्हें सलाह देते हैं कि पहले अपना बीपी और शुगर कंट्रोल करिए, उसके बाद ही हम सर्जरी के लिए प्रोसीड करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बार जैसे करा लिया पेशेंट ने अपना नी ट्रांसप्लांट करा लिया, ठीक है, तो वो कितने टाइम तक सिक्योर रहेगा? उसको क्या मतलब वो अपना माइंड सेट कर ले कि मतलब आगे आने वाले टाइम में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो जो उसने नी ट्रांसप्लांट कराया है अब वो उसके सहारे मतलब अपने ताउम्र जी सकता है, मतलब उसको कोई इस तरीके के इश्यूज़ नहीं आएंगे? ऐसे केसेस आते हैं क्या सामने? ये बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं ओपीडी में कि हम घुटना कराने के बाद लोगों को लगता है कि ये घुटना सिर्फ 5 या 7 साल चलेगा। ऐसा बिल्कुल गलत है। जो अब तक हमारे पास लिटरेचर है, जो स्टडीज़ हैं, वो बताती हैं कि 100 में से 80 से ज़्यादा लोगों का घुटना लगभग 20 से 25 साल चलता है। और ज़्यादातर लोग अगर हम सोचें जो 60 और 65 या 70 के आसपास अपनी सर्जरी करा रहे हैं, उनके लिए ये लाइफ टाइम है। जी, मतलब हम आपके कहने का मतलब है कि मतलब हम एकदम निश्चिंत होके नी ट्रांसप्लांट के बारे में प्लान कर सकते हैं, और इसमें एज फैक्टर इस तरीके का नहीं आता है। मतलब 75 से 80 साल का भी है, कोई 85 साल का भी है, अगर वो चाहे तो करा सकता है, उसको कुछ इश्यूज़ नहीं आएंगे। एज को लेके बड़ा इशू है। देखिए, नी रिप्लेसमेंट के लिए ना कोई यंग एज है ना कोई ओल्ड एज है। अगर आपके घुटनों में दिक्कत है और आपकी बॉडी फिट है तो आप सर्जरी करा सकते हैं। मैंने ओल्डेस्ट पेशेंट जिसमें TKR होते देखा है वो 100 है। मैंने खुद जिस पेशेंट में सबसे ज़्यादा उम्र में TKR किया है दैट इज़ 82। यंगेस्ट पेशेंट जो मैंने TKR होते देखा है ही इज़ 35। सो अगेन इट डिपेंड कि क्या आपके घुटने में दर्द है, क्या वो ठीक नहीं हो रहा है, क्या बाकी चीज़ों से आराम नहीं मिल रहा है, और आपको ठीक होना है तो आप TKR कराना चाहिए। तो आज हमें मिली घुटना प्रत्यारोपण के बारे में एक शानदार और महत्वपूर्ण जानकारी इस पॉडकास्ट के माध्यम से। तो जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत पॉडकास्ट के साथ, और आप क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल अलग और एकदम ज़बरदस्त सटीक जानकारी, वो भी एक अलग अंदाज के साथ। नमस्कार।